हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अभिप्रेरणा होता क्या है। हर मनुष्य की ज़िंदगी में कुछ न कुछ चीज़ें उसके लिए आवश्यक होती हैं, या तो उसकी बहुत सी आवश्यकताएं होती है जिसकी वो पूर्ति करता है। तो क्या वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? जैसे कि हमें हर चीज़ की आवश्यकता है, तो क्या हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है? जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या सारी ज़रूरतें हमारी पूरी होती है? तो नहीं। आवश्यकताएं कब अभिप्रेरणा के रूप में बदल जाती हैं, कब प्रेरक का कार्य करती हैं, ये हम जानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि डेली लाइफ में हम कभी भी कुछ चीज़ सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं यार हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। कभी खाने के लिए सोचेंगे कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए, समोसे चाहिए, गोलगप्पे चाहिए। तो क्या हम सोचते हैं तो तुरंत मिल जाता है? हमें नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी वही होता है कि अगर हमें समोसे खाने का मन है तो हम या तो बना कर खाते हैं, या तो फिर हम जाते हैं बाहर से मार्केट से खाते हैं। तो ये क्या हुआ, जब आवश्यकता हमें हुई और उस आवश्यकता की हमने पूर्ति की, तो उसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमें अगर गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, अगर हमें भूख लगी है और उसमें हमें गोलगप्पा चाहिए, तो हमारा एक उद्देश्य हो गया गोलगप्पा खाना। और जो आवश्यकता है जब एक मुख्य उद्देश्य का रूप धारण कर लेता है, तो हमारे लिए वो एक प्रेरक का काम करने लगता है, मोटिव्स का कार्य करने लगता है, जो कि एक निश्चित उद्देश्य की ओर हमारा व्यवहार क्रिया करने लगता है। कि जैसे अगर हमें गोलगप्पा खाना है तो हमें किस तरह से जाएंगे, क्या खाना है, फिर हम प्लानिंग करने लगते हैं। तो जो हमारा पूरा माइंड है, जो हमारा बिहेवियर है, उसी की तरफ जाता है कि हमें खाना है। और जब हम खा लेते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा है, यह जन्मजात सहज आंतरिक शक्ति है जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है तथा एक विशेष उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ बनना है, अगर हमने सोच लिया कि हमें टीचर बनना है, तो हम उसी तरह से मेहनत करेंगे। और एक हमारा वो उद्देश्य हो गया कि हमें टीचर बनना है, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य कैसे बना, जब हमें उस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता किस चीज़ की, हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें अपना नाम कमाना है, इज्जत कमानी है। ये हमें आवश्यकता यहाँ पर क्या हुई, सामाजिक आवश्यकता, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। तो जब आवश्यकता हमारे अंदर आई कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, तो ये आवश्यकता हो गई। और इसके लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमें रिस्पेक्ट कमाने के लिए हमने क्या उद्देश्य निर्धारित किया कि हमें टीचर बनना है। तो जैसे ही हमने एक अपना निश्चित लक्ष्य बना लिया, तो जो हमारी आवश्यकता है वही हमारे लिए प्रेरक का कार्य करेगी। तब हम उसी के अनुसार अपने व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करेंगे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वही होता है अभिप्रेरणा। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। जैसे कि अगर हम प्रेरित हो गए कि हमें टीचर बनना है, तो हम क्या करेंगे, कार्य को आरंभ करेंगे कि हमें किस तरह से बनना है, और उसको जारी रखेंगे और नियमित करेंगे। ये अगर हम नियमित नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो हमें प्रेरणा मिली ही नहीं। अगर हम प्रेरित है तो वो साफ साफ दिखेगा हमारे कार्यों से कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए किस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, किस लगन से हम उस कार्य को कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा का जो हमने ऊपर डेफिनेशन दिया था, उससे क्या क्या स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षार्थियों की आंतरिक अवस्था है। मतलब हमारे इंटरनली स्टेट में वो चीज़ है कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं, जो चीज़ करना चाह रहे हैं, शिक्षार्थियों में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। जैसे ही हम प्रेरित होते हैं तो उस हिसाब से एक व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं एक निश्चित दिशा में उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। क्रियाएं किसी लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में होती हैं। शिक्षार्थी में उत्पन्न अभिप्रेरणा व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहता है। जो भी फिर हमारा व्यवहार होता है, जब तक हमें अपना लक्ष्य
उद्देश्य नहीं प्राप्त हो जाता है, हमारा व्यवहार उसी तरह रहता है। जैसे ही हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो जो हमारा व्यवहार है वो व्यवहार खत्म हो जाता है। अभिप्रेरणा के अंग 3 अंग होते हैं मेनली, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। हमने यहाँ पे आवश्यकता या मोटिव्स, प्रेरक क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो अभिप्रेरणा का जन्म है वो आवश्यकता से होता है, लेकिन हर आवश्यकताएं हमारे लिए प्रेरक का कार्य नहीं करती हैं। जो आवश्यकताएं हमारे लिए एक निश्चित लक्ष्य बना दे वही आवश्यकताएं क्या होती है, प्रेरक होती हैं, तभी हम प्रेरित होते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमें टीचर बनना है तो ये आवश्यकता हमने क्या बोला था, सोशल नीड की, कि हमारा ये क्या है, सामाजिक प्रेरणा है कि हमें रिस्पेक्ट कमाना है। तो इससे क्या हो गया, हमने सोच लिया, हमने अपना उद्देश्य क्या बनाया, लक्ष्य क्या बनाया कि हमें टीचर बनना है। तो ये जो हमारी आवश्यकता थी उसने क्या किया, एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित किया। जैसे ही आवश्यकता एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित कर लेती है तब वह हमारे लिए प्रेरक का कार्य करने लगती है। फिर है अंतर्नोद। जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उससे स्वभावतः उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे कि आवश्यकता में हो गया कि मान लीजिए हमें भूख लगी है, तो जैसे ही भूख लगेगी तो हम क्या करते हैं कि खोजने लगते हैं। अगर हमारे पास खाने की वस्तुएं नहीं तो हम सोचने लगते हैं या तो कार्य करने लगते हैं कि हमें किस तरह से भोजन मिले, या तो हम बनाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्वभाव होता है उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा वह पहले से अधिक सक्रिय एवं तनावग्रस्त हो जाता है। इसे ही अंतर्नोद की संज्ञा दी गई है। जैसे भूख आवश्यकता से व्यक्ति में भूख अंतर्नोद उत्पन्न होता है। जैसे ही हमें भूख लगेगी तो क्या होगा, अंतर्नोद में ये होगा कि हम बहुत जैसे खाना बनाने लगेंगे या तो खाना को ढूंढने लगेंगे। कभी कभी होता है कि जैसे जो लेबर होते हैं, जो गरीब पुअर लोग होते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता। जब खाना नहीं मिल पाता है तो इंसान के अंदर क्या होता है, एक अलग तरह का तनावग्रस्त हो जाता है इंसान, और उसका जो शरीर है वो सक्रिय हो जाता है इस टर्म में कि उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। तो ये जो अंतर्नोद होता है वो भूख अंतर्नोद होता है। प्रोत्साहन क्या होता है, बाह्य वातावरण की जिन वस्तुओं द्वारा अंतर्नोद की संतुष्टि होती है उन्हें प्रोत्साहन कहते हैं। इंसेंटिव, जैसे कि अगर हमें भूख लगी है, हमें भोजन मिल गया, अगर हमें प्यास लगी है तो पानी मिल गया, तो भूखे के लिए क्या हो गया, भोजन हो गया यहाँ पे प्रोत्साहन। तो इन तीनों को हम देखते हैं। आवश्यकता जैविक होती है, जैसे हो गया कि भूख, प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा इत्यादि। अभिप्रेरक, जब आवश्यकता तथा चालक के साथ साथ लक्ष्य का भाव समाहित हो जाता है। हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमारी ऐसी आवश्यकता हो जिससे हम एक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, एक अपना लक्ष्य बना ले, तो वो हो जाता है हमारे लिए अभिप्रेरक। उद्दीपन या प्रोत्साहन, जिस वस्तु से चालक की समाप्ति होती है उससे हम प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। अंतर्नोद, आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उससे स्वभावतः क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वह पहले से अधिक सक्रिय एवं तनावग्रस्त हो जाता है। जैसे भूख, अब हम फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। आवश्यकता हो गई, जैसे हमें भूख लगी। अंतर्नोद क्या हुआ, जब भूख लगने पे जो हम क्रिया करते हैं वो हो गया अंतर्नोद। जैसे अगर भूख का अंतर्नोद होगा तो भूख अंतर्नोद कहेंगे। इससे हम क्या करेंगे, भोजन को ढूंढेंगे और हमारा जो दिमाग है वो तनावग्रस्त हो जाता है। हमारा शरीर क्या करता है कि भोजन को ढूंढने का प्रयास करता है, तो भोजन बनाने का प्रयास करता है। प्रोत्साहन क्या होता है कि अगर हमें भोजन मिल गया तो जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। ये था अभिप्रेरणा के अंग। अब है फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के 3 कार्य होते हैं। व्यवहारों को शक्ति प्रदान करना, जैसे कि हम अगर एक अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे व्यवहारों को शक्ति मिलती है जब हम प्रेरित हो जाते हैं। हमने अभी बोला कि अभिप्रेरणा मतलब ही हो गया कि हमने एक अपना निश्चित उद्देश्य या तो निश्चित लक्ष्य चुन लिया है,
तभी हम प्रेरित होंगे तो उस कार्य को करेंगे। तो व्यवहारों को शक्ति प्रदान करती है, व्यवहारों को निश्चित दिशा प्रदान करती है, व्यवहार चयनात्मक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर होता क्या है कि अगर एक बेरोजगार बालक है तो अगर वो अखबार पढ़ेगा तो अखबार में जो पोस्ट वाले आते हैं, रिक्तियों वाले जो कॉलम होते हैं, उस पर उसका ध्यान अधिक जाता है, क्योंकि उसका व्यवहार क्या हो गया, चयनात्मक हो गया है। उसके दिमाग में क्या चलता है, केवल रोजगार को ही लेकर बालक सोचता है कि हमें किस तरह से रोजगार मिले। अभिप्रेरणा की विशेषता, अभिप्रेरणा में उद्देश्य निहित रहता है। अगर उद्देश्य है, जब भी आवश्यकता में उद्देश्य सम्मिलित हो जाता है तभी वह क्या होता है, प्रेरणा बन जाती है हमारे लिए। तब उसको कहते हैं कि हम अभिप्रेरित हो चुके हैं, प्रेरित हो चुके हैं। भावनात्मक क्रियात्मक इकाई है। भावनात्मक कैसे है कि जब भी हम प्रेरित होते हैं तो हमारे भावों से पता चल जाता है और हम क्रिया करते हैं, इस वजह से इसको भावनात्मक और क्रियात्मक शक्ति है। इसका जन्म आवश्यकता के कारण होता है। जो अभिप्रेरणा है वो शुरुआत किससे होती है, आवश्यकता से ही होती है। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम क्या करते हैं, उसको अपने उद्देश्य के रूप में समाहित करते हैं। यह एक आंतरिक शक्ति है और अप्रत्यक्ष शक्ति है। अभिप्रेरणा के प्रकार मेनली दो तरह के होते हैं, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक को प्राकृतिक और प्राथमिक अभिप्रेरणा कहते हैं, बाह्य को अप्राकृतिक और कृत्रिम या द्वितीयक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा ये है मनोदैहिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। मनोदैहिक हो गया जैसे शरीर व मस्तिष्क से, जैसे खाना पीना, चेतना, आदत। सामाजिक अभिप्रेरणा हो गया समाज से संबंधित, जैसे हमें स्नेह, प्रेम, प्रतिष्ठा। व्यक्तिगत हो गया जैसे पर पर्सन क्या होता है, लोगों का जो रुचि होता है वो अलग होता है, नैतिक मूल्य अलग होते हैं, लोगों का खेल में जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। तो ये सभी आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं। आंतरिक को हम कैसे समझेंगे, आंतरिक अभिप्रेरक वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर से आते हैं। व्यक्ति स्वतः अभिप्रेरित होता है, उसके लिए कोई बाह्य व्यक्ति या बाह्य कारकों से वो नहीं प्रेरित होता है। उसके अंदरूनी आवाज़ है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, तो हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा में होता है, दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। बाह्य अभिप्रेरणा कि दूसरे लोग हमें अभिप्रेरित कर रहे हैं, दूसरे लोगों से हम प्रेरित हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सकारात्मक होता है, ये नकारात्मक होता है। अगर हमें पुरस्कार दिया जाता है तब हम प्रेरित होते हैं, सहयोग दिया जाता है तब प्रेरित होते हैं, या तो कोई हमें एक लक्ष्य के बारे में बताता है तब हम उसके लिए प्रेरित होते हैं। नकारात्मक में हो गया जैसे दंड हो गया। तो सकारात्मक को हम धनात्मक भी कहते हैं और नकारात्मक को ऋणात्मक कहते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, तो इन दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली या तो ज़्यादा समय के लिए स्थायी कौन सा प्रेरणा रहता है, तो ये आंतरिक प्रेरणा रहती है जो स्थायी रहती है, परमानेंट रहती है। जो बाह्य अभिप्रेरणा होता है वो टेम्परेरी रहता है। जैसे कभी कभी हम कोई मूवी भी देख लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, हम सोचने लगते हैं, थिंक करने लगते हैं उसके बारे में कि ऐसा करेंगे, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन कुछ देर बाद हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। जो टेम्परेरी होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं। कुछ टाइम के लिए हम उसको सोचते हैं, फिर हम उसको अपने दिमाग से हटा देते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अभिप्रेरणा के प्रकार, थॉमसन ने दो तरह की अभिप्रेरणा बताया है, स्वाभाविक और कृत्रिम। मैस्लो ने दो तरह का अभिप्रेरणा बताया है, अर्जित और जन्मजात। गैरेट महोदय के द्वारा जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीन तरह की अभिप्रेरणा है। हैसबर्ग ने दो तरह की अभिप्रेरणा बताए हैं, संवर्धन और प्रेरकी। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया है। मांग का सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने। अंतर्रोध का सिद्धांत दिया है क्लार्क हल ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है बोल्स व कॉफमैन ने। शरीर क्रिया सिद्धांत दिया है मार्गन ने। क्षेत्रीयता का सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन। मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड ने। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने। द्विकारक या स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया है हैसबर्ग ने। इसमें क्या है, इसको बहुत ही ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो हम बता देते हैं स्वास्थ्य का इन्होंने क्या बताया था हैसबर्ग ने। इन्होंने बोला था कि अगर बालक स्वस्थ है, वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो वो बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित होगा और उसका जो अधिगम होगा वो उतना ही ज़्यादा वो अधिगम करेगा। उपलब्धि का सिद्धांत हो गया मैकिलैंड ने दिया।